अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि तुर्गत और असलहान को पकड़ लिया गया था और संजार ने उन दोनों को कैद खाने वाले खेमे में भिजवा दिया था। इस किस्त के आगाज में अर्तुल अपने खेमे में अकेला बैठा हुआ था और बहादुर के दिए हुए कागजों की मदद से मंजनीक का नक्शा बनाने लगता है। वो अच्छी तरह से समझ लेता है कि मंजनीक कैसे बनाई जाती है। फिर वो कहता है, मैं किले को ज़मीन पर गिरा दूंगा, हत्ता कि वो 1000 जाल भी मेरे लिए बिछाएं, वो अपने खात्मे को रोक नहीं सकेंगे। जवदार कबीले में तुर्गत और असलहान को कैद खाने में बांध दिया गया था। इतने में बहादुर वहां पहुंचता है और माफसों को बाहर भेज देता है। फिर बहादुर कहता है, अभी भी तुम दोनों बागी दिखाई दे रहे हो, मेरा सब्र जवाब दे रहा है, मेरी अतात कर लो, मैं तुम दोनों की जिंदगियां बख्श दूंगा। असलान कहती है, तुम अपने सांस जाया कर रहे हो बहादुर, हम तुम्हारी अतात नहीं करेंगे, हत्ता कि हम मार भी जाएं। बहादुर कहता है, तो फिर तुम अपनी ही मौत के फरमान पर दस्तखत करोगी असलान खातून। तुर्गत कहता है, क्या तुम सोच रहे हो कि अर्तुल साहब हमारा इंतकाम नहीं लेंगे या सुल्तान तुमसे हिसाब नहीं लेंगे जब उन्हें यह सब पता चलेगा? ये तुम हो जो अपनी मौत के फरमान पर दस्तखत करोगे। बहादुर कहता है, मैंने कभी अपनी रियासत और अपने हाकम आला के खिलाफ बगावत नहीं की। अर्तुल साहब ने कहा कि मैं जंग पर जा रहा हूँ और मैंने ये कबूल किया। मैंने खुद मजनीकें भी बनाई। अर्तुल मजनीकों को आरिश के सिपाहियों से नहीं बचा सका और मैंने अपना हक ले लिया। तुर्गत कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कहाँ थे जब हमारे सिपाही शहीद हो रहे थे? बहादुर कहता है, मेरी जिम्मेदारी मजनीकें बनाना था और अर्तुल साहब की जिम्मेदारी उनकी हिफाजत करना था। मैंने अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर निभाई है, लेकिन अर्तुल साहब अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सके। असलान कहती है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जंग का फायदा उठाते हुए कबीले में घुस आए। यह सुनकर बहादुर तलवार निकाल लेता है और कहता है, बहुत हो गया। तुर्गत कहता है, अर्तुल साहब तुमसे हिसाब लेंगे इसका। बहादुर कहता है, अर्तुल साहब मेरी सरदारी को कबूल करेंगे, वरना तुम सब मारे जाओगे। फिर बहादुर अपनी तलवार नियाम में डालकर बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद तुर्गत कहता है, यह हमें इस्तेमाल करके अर्तुल साहब को मजबूर करना चाहता है, हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर वो असलान को कहता है, मेरे करीब आओ। काई कबीले में हकीम अर्तुल कुछ सिपाहियों को लेकर अर्तुल के पास पहुंचता है। अर्तुल ने मंजनीक का नक्शा तैयार कर लिया था। बामसी नक्शा देखकर कहता है, वाह सरदार, यह तो बहादुर के नक्शे से भी बेहतर लग रहा है। अर्तुल कहता है, हमारी मंजनीकें ना सिर्फ उन पर पत्थर फेंकेंगी बल्कि वो उबलते हुए तेल के कनस्तर भी फेंकेंगी और हमारे दुश्मनों को जला देंगी। हम जल्द ये मंजनीकें बनाना शुरू कर देंगे और ये काम आप खुद देखोगे अर्तुल साहब। दूसरे खेमे में शहीदों के इसाले सवाब के लिए एक मौलवी साहब सूरत यासीन पढ़ रहे थे। इस दौरान एक बच्चा अपने बाबा के लिए बहुत गमगीन था और रो रहा था। इतने में गुंदज उसे देखकर उसके पास आ जाता है और उसे हिम्मत लाता है और फिर उसे गले लगा लेता है। यह देखकर सब औरतें रोने लगती हैं। कारा जैसर में तीतन का शानदार इस्तकबाल किया जाता है। सब लोग उसे एक हीरो समझ रहे थे। आरिस कहता है, खुश आमदीद मेरे दोस्त तीतन, ये फतह हासिल करके तुमने हमारे किले और हमारी रियासत को शर्फ बख्शा है। अब अर्तुल के खात्मे का वक्त आ गया है। मैं उसके साथ एक ऐसा खेल खेलूंगा कि वो मारा जाएगा। तीतन पूछता है, आपके दिमाग में क्या है गवर्नर आरिस? आरिस कहता है, मैंने बहादुर को एक खत लिखा है, वो अर्तुल को एक जाल की तरफ लेकर आएगा जो तुम बिछाओगे। इतने में सिपाही नक्शे वाला मेज उठाकर अंदर ले आते हैं। आरिस और उसके कमांडर उसके आसपास खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ बहादुर आरिस की तरफ से आने वाला खत पढ़ने लगता है। खत पढ़ने के बाद वो मुस्कुराते हुए कहता है, गवर्नर आरिस हमें अर्तुल से छुटकारा दिलाएगा। उसने कहा है कि मैं अर्तुल को अपने कबीले में दावत दूं और उसे अपनी अतात करने को कहूं। जब अर्तुल यहाँ आ रहा होगा तो रास्ते में आरिस उसके लिए जाल बिछाएगा, फिर अर्तुल कभी यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। कारा जैसर में आरिस कहता है, अर्तुल कभी भी बहादुर को माफ़ नहीं करेगा, वो किसी न किसी तरीके से उसे कत्ल करने की कोशिश करेगा। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी यह है कि अर्तुल जावेदार कबीले की तरफ जाए और रास्ते में तीतन उसके लिए जाल बिछाएगा। फिर आरिस तीतन को कहता है, तुम अपने साथ बेहतरीन सिपाहियों का एक ग्रुप लेकर जाना तीतन। तीतन कहता है, क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगा? आरिस कहता है, अर्तुल आसान हदफ नहीं है तीतन, मैं पहले भी उसे देख चुका हूँ। इस दफ़ा मैं उसे कोई मौका नहीं देना चाहता। तुम अब अर्तुल के मामले को ख़त्म कर दो। जावेदार कबीले में तुर्गत असलहान की रस्सी खोलने में मसरूफ़ था। इतने में उन्हें लगता है कि कोई आ रहा है तो वो दोनों पहले की तरह बैठ जाते हैं। फिर बहादुर का खास सिपाही काया तेकन अंदर दाखिल होता है।
और बारी बारी दोनों की रस्सियां चेक करता है। फिर वो तुर्गुत को कहता है, तुम अपने कबीले में शेरों की तरह थे, देखो अब यहाँ तुम भेड़ बन गए हो। तुर्गुत कहता है, जब मैं तुम्हारे सरदार का सर उतार कर कबीले के सामने लटकाऊंगा तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं भेड़ हूँ या शेर हूँ। यह सुनकर काया तेकन हंसने लगता है और फिर बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद तुर्गुत दोबारा असलान की रस्सी खोलने लगता है। मरकजी खेमे में बहादुर अपने सिपाही को अंदर बुलाकर कहता है, अब तुम काई कबीले जाओ और अर्तुल को पैगाम दो कि मैं जिरगे के आदमियों की मंजूरी से जावेदार कबीले का सरदार बन गया हूँ और कल मैं उसे यहाँ आने की दावत देता हूँ। यह सुनकर सिपाही रवाना हो जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। काई कबीले में अर्तुल बामसी से पूछता है, तुर्गुत के बारे में कोई खबर आई है? बामसी कहता है, नहीं सरदार। यह सुनकर अर्तुल कुछ परेशान हो जाता है। इतने में अर्तुल के खास सिपाही इजाज़त लेकर अंदर आते हैं जो किले पर नजर रखे हुए थे। अर्तुल उनसे पूछता है, क्या आपने किसी को किले के अंदर और बाहर जाते हुए देखा? तीनों कहते हैं, हमने हर वक्त नजर रखी हुई थी सरदार, कोई भी अंदर या बाहर नहीं गया। अर्तुल कहता है, अगर दरवाजों से कोई भी बाहर नहीं निकला तो इसका मतलब है कि कोई खुफिया रास्ता है, उसी रास्ते से निकलकर उन्होंने हमला किया होगा, वरना ऐसे मंजनीकों के पास पहुंचना मुमकिन नहीं था। फिर अर्तुल बामसी को एक जिम्मेदारी देता है कि तुम सिपाहियों को लेकर जाओ और वो खुफिया रास्ता तलाश करो जो किले से बाहर निकलता है। अगर वो हमें मिल गया तो आरिस के सारे मंसूबे खाक में मिल जाएंगे। कारा जैसर में आरिस एक खत लिख रहा था, फिर वो उसे एक डब्बे में बंद करने लगता है। इतने में अर्शद अंदर दाखिल होता है। आरिस कहता है, तुम्हें क्या चाहिए ताजिर निको? अर्शद कहता है, मैं यहाँ हली बाजार के बारे में बात करने आया हूँ हुजूर। आरिस कहता है, मैं जानता हूँ निको, तुम किले में बंद हो गए हो, तुम यहाँ तिजारत के लिए आए थे, लेकिन अर्तुल जंग चाहता है। अर्शद कहता है, मैं जानता हूँ कि जीत हमारी होगी, इसमें कोई शक नहीं, इसलिए मैं निकाया जाकर नए इंतजामात करना चाहता हूँ। आरिस कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता निको, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम किले के सोने के भी जिम्मेदार हो। अर्शद कहता है, हुजूर मैं नहीं जानता जंग कितनी देर जारी रहेगी। आरिस गुस्से में कहता है, बहुत हो गया, मैंने कहा है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, कल अर्तुल मारा जाएगा और इस मौका पर तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, फिर तुम हली बाजार के सरबराह बन जाओगे। यह सुनकर अर्शद खामोश हो जाता है। फिर आरिस एक कासिद को अंदर बुलाकर कहता है, खुफिया रास्ते से जाकर यह खत हमारे शहंशाह तक पहुंचा दो। कासिद खत लेकर बाहर निकल जाता है। जावेदार कबीले में तुर्गुत असलान की रस्सी खोलने में कामयाब हो जाता है। फिर असलान तुर्गुत की रस्सी खोलने लगती है। इतने में संजार अंदर दाखिल होता है और कहता है, तो तुम लोग भागने की कोशिश कर रहे हो। इतने में असलान उस पर हमला कर देती है। फिर तुर्गुत कहता है, अर्तुल साहब तुम सबको दोबारा घुटनों के बल झुका देंगे, लेकिन इस दफा तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकेगा। यह सुनकर संजार अपनी तलवार निकाल लेता है। फिर संजार कहता है, मैं तुम्हें आसान मौत नहीं दूंगा तुर्गुत, तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि तुम मुझसे मौत की भीख मांगोगे। फिर संजार अपने सिपाहियों को कहता है, इनको जंजीरों के साथ बांध दो और इनकी निगरानी के लिए एक मुहाफिज भी खड़ा कर दो। यह कहकर संजार वहां से चला जाता है। कारा जैसर में आरिस का कासिद रवाना होने की तैयारी कर रहा था। इतने में अर्शद उसके कमरे में दाखिल हो जाता है। कासिद कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो ताजिर निको? अर्शद कहता है, निको नहीं अर्शद। यह कहकर अर्शद उसे मार देता है। और उसके थैले में से खत निकाल कर कहता है, बहुत अच्छे, अब ये खत मेरे लिए सारे दरवाजे खोल देगा। फिर वो उस कासिद का लिबास उतारने लगता है। काई कबीले में अर्तुल नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगता है कि यार अब मुझे इस पाक जंग में फतह अता फरमा, तू नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है, मुझे इस मुश्किल से निकलने में मदद फरमा और अपने पाक पैगंबर के सदके मेरी दुआएं कबूल फरमा, आमीन। कारा जैसर में अर्शद खत लेकर खुफिया रास्ते के दरवाजे पर पहुंच जाता है और सिपाही को कहता है, गवर्नर आरिस ने मुझे ये खत शहंशाह की तरफ ले जाने को कहा है। सिपाही पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? अर्शद ने उस कासिद का नाम सुन लिया था। फिर वो सिपाही को कहता है, ग्रेगोरियस। नाम सुनकर सिपाही कहता है, ठीक है जाओ। फिर अर्शद उस खुफिया रास्ते में दाखिल हो जाता है। दूसरी तरफ काई कबीले में बामसी अंदर आकर अर्तुल को बताता है कि बहादुर ने एक सिपाही भेजा है, वो आपसे कुछ कहना चाहता है।
ارطغرل کہتا ہے اسے اندر آنے دو۔ پھر کایا تیکن اندر داخل ہو کر کہتا ہے میں بہادر کی طرف سے سلام لایا ہوں ارطغرل صاحب۔ بہادر صاحب تمام جرگے کے آدمیوں کی رضامندی سے جاودار قبیلے کے سردار بن گئے ہیں، انہوں نے کل آپ کو اپنے خیمے میں دعوت دی ہے۔ یہ سن کر ارطغرل شدید غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا مطلب ہے تمہارا؟ اسلان خاتون اور ترگت کہاں ہیں؟ کایا تیکن کہتا ہے جب تک آپ بہادر صاحب سے مل کر کسی معاہدے پر نہیں پہنچ جاتے تب تک ان دونوں کو قید میں رکھا جائے گا۔ ارطغرل کہتا ہے تو اسی وجہ سے وہ جنگ کے میدان سے بھاگا تھا اور وہاں جا کر قبیلے پر قبضہ کر لیا۔ اس نے ہمارے ساتھ غداری کی اور پھر ہمارے ہی سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب جا کر اسے بتاؤ کہ ارطغرل اس کے خیمے میں آئے گا، لیکن کوئی معاہدہ کرنے نہیں بلکہ اس سے حساب لینے آئے گا۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔